हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज शर्मा। आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 2 क्लास 10th एसिड बेसिस सॉल्ट्स, यानी कि अम्ल, अक्षारक व लवण। आइए शुरू करते हैं। बच्चों, जैसे आपको पता है कि हमारी जो आवृत सारणी है उसमें 118 तत्व ज्ञात हैं, यानी कितने एलिमेंट नोन हैं? 118 तत्व। जब वे तत्व आपस में मिलते हैं तो बहुत तरह के यौगिक बनाते हैं, यानी कि जिन्हें आप इंग्लिश में क्या कहते हो? कंपाउंड बनाते हैं। वे यौगिक मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं। कौन से होते हैं? उन यौगिकों में से कुछ यौगिक अम्ल होते हैं, कुछ यौगिक क्या होते हैं? अक्षारक होते हैं, और कुछ यौगिक क्या होते हैं? उदासीन होते हैं, यानी कि वे ना तो अम्ल हैं ना ही क्या हैं? अक्षारक हैं। आप अब से पहली वाली कक्षाओं में अम्ल और अक्षारक के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ के आए हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी याद है तो आपको 2 बातें अम्ल और अक्षारक के बारे में जरूर पता होंगी। अम्ल उन पदार्थों को कहते हैं जो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, जैसे नींबू व दही। ये दोनों पदार्थ स्वाद में खट्टे हैं, इसलिए हमने इनको क्या कहा है? अम्ल कहा है। अक्षारक वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं, तथा जिनको स्पर्श किया जाए तो साबुन जैसा लगे, यानी सोपी टच। कैसा टच मिले? सोपी टच, यानी उनको अगर हम स्पर्श करें तो जो साबुन जैसे लगें वो अक्षारक होते हैं। परंतु हम इसके उदाहरण देखिए, साबुन ही इसका उदाहरण है। परंतु हम हर एक पदार्थ को चक्कर या स्पर्श कर ये नहीं बता सकते कि वो दिया हुआ पदार्थ क्या है? अम्ल या अक्षारक। ऐसा क्यों है? क्योंकि यदि हम हर पदार्थ को चखें या उसको स्पर्श करें तो उनमें से कुछ ऐसे पदार्थ भी होंगे जो कैसे होंगे? हानिकारक होंगे। कैसे हो सकते हैं? हानिकारक, यानी उनसे हमारी त्वचा जल सकती है, या अगर उनको हम टेस्ट करके देखें तो हमारे शरीर पे वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। यानी हमें अम्ल और अक्षार को अलग अलग करना है तो कुछ ऐसे पदार्थों के बारे में पता करना पड़ेगा जो उनमें विभेदन कर सकें, यानी कि जो ये बता सकें कि दिया हुआ पदार्थ क्या है? अम्ल है, या दिया हुआ पदार्थ क्या है? अक्षारक है। उन पदार्थों को जो ये सूचना दें कि दिया हुआ पदार्थ क्या है? अम्ल या अक्षारक, उन्हें हिंदी में क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? उनको इंडिकेटर्स कहते हैं। ठीक है, तो वे पदार्थ जो हमें अम्ल व अक्षारक की सूचना दें कि दिए हुए पदार्थ अम्ल है, अक्षारक है, वो पदार्थ क्या कहलाएगा? सूचक। आइए सूचक पढ़ते हैं बहुत अच्छे से। देखिए, तो हमारा आज का पहला टॉपिक है सूचक क्या होते हैं। तो सूचक के बारे में, यानी सूचक को आपने क्या पढ़ा? इंग्लिश में क्या कहेंगे इनको? इंडिकेटर्स, या हिंदी में आप क्या कहोगे? सूचक। क्या होते हैं सूचक? वे पदार्थ जो अम्ल व अक्षार के साथ मिलकर अलग अलग तरह के रंग दें या अलग अलग तरह की गंध दें, उन पदार्थों को सूचक कहते हैं। या और अच्छे शब्दों में कहें तो वे पदार्थ जिनके रंग में या गंध में, गंध होती है ऑर्डर, क्या होती है? गंध, ऑर्डर। ये वे पदार्थ जिनके रंग में या गंध में कोई भी बदलाव आ जाए। कब? जब उनको हम अम्ल व अक्षारक के साथ लेते हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे? सूचक कहेंगे। ठीक है, तो सूचक 2 तरह के हो गए यहाँ से। वे सूचक जिनका रंग बदले, वे सूचक जिनका गंध बदले। जो गंध बदलने वाले सूचक होते हैं, जिनकी गंध बदलेगी यानी ऑर्डर बदलेगा, उन सूचकों को हम क्या कहते हैं? ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। क्या कहते हैं उनको? ओल्फैक्ट्रिक इंडिकेटर, गंधीय सूचक। क्या कहते हैं उनको? गंधीय सूचक। यानी आपसे कोई पूछे बताइए गंधीय सूचक क्या होते हैं, तो आप क्या बताओगे? वे सूचक जो
गंध बदल लें। कब? जब उनको अमल व अक्षार के साथ अभिक्रिया कराया जाए तो वो सूचक कहलाएंगे गंधीय सूचक। रंग बदलने वाले सूचक क्या बताओगे? वे सूचक जो अपना रंग बदल लें। कब? जब उनको अमल व अक्षार के साथ मिलाया जाए। आइए पढ़ते हैं। देखिए, इंडिकेटर्स पता लग गया क्या होते हैं? सूचक, यानी जो अपनी जो सूचना दें कि दिया हुआ पदार्थ क्या है, अमल है या अक्षार। कैसे सूचना दें? रंग बदलकर। कैसे सूचना दें? गंध बदलकर। यानी सूचक दो तरह से हो सकते हैं, कलर चेंजिंग, रंग बदलने वाले, ऑर्डर चेंजिंग, गंध बदलने वाले। कुछ और हैं जो कलर चेंजिंग सूचक हैं, उनको हम 3 कैटेगरी में बांट के पढ़ेंगे। कैसे कैसे? नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं, आर्टिफिशियल इंडिकेटर क्या होते हैं, और यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है। आइए नेचुरल इंडिकेटर से स्टार्ट करते हैं कि नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है। आइए पढ़ते हैं, प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं। देखिए, वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों से मिलें, जो किन से मिलें? प्राकृतिक स्रोतों से मिलें, उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे प्राकृतिक सूचक को आप क्या कहोगे इंग्लिश में? नेचुरल सोर्सेज। जो प्राकृतिक स्रोत से मिले। प्राकृतिक स्रोत दो ही हैं, या तो प्लांट से मिले या किससे मिले? एनिमल्स से मिले, पौधों से मिले या जीवों से मिले। प्राकृतिक स्रोतों से मिलने वाले सूचक नेचुरल इंडिकेटर कहलाते हैं, यानी कि उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। पहला प्राकृतिक सूचक आपके पास है लिटमस सॉल्यूशन। क्या नाम है? लिटमस सॉल्यूशन। आइए लिटमस सॉल्यूशन के बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं। लिटमस सॉल्यूशन यानी कि लिटमस घोल। लिटमस घोल जो होता है यानी लिटमस सॉल्यूशन, उसे लाइकेन नाम के एक पौधे से प्राप्त करते हैं। क्या नाम है पौधे का? लाइकेन। लाइकेन जो पौधा है वो कहाँ मिलता है और क्या होता है? यह एक ऐसा पौधा है जो फंगस तथा एल्गा की सहजीविता का उदाहरण है। सहजीविता यानी सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। पहली बात तो हम इसको क्लियर करेंगे, सहजीविता क्या होती है। जब दो जीव एक साथ रहें तथा एक दूसरे की मदद करें, यानी एक दूसरे के काम आए, तो उसको सहजीविता कहते हैं। एक दूसरे के भरण पोषण में, सुरक्षा प्रदान करने में काम आए तो ये क्या कहलाता है? सहजीविता। यानी कि सबसे पहली बात तो यही है। लाइकेन क्या है? लाइकेन एक सहजीवी पौधे का उदाहरण है जिसमें दो जीव इकट्ठे रहते हैं। पहला जीव फंगस है, दूसरा जीव क्या है? एल्गा। अगली बात, लाइकेन जो पौधा होता है उससे हम एक घोल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक घोल बनाते हैं उस पौधे से। उस घोल में हम फिल्टर पेपर को डुबोते हैं। किसको डुबोते हैं? फिल्टर पेपर को। और दो तरह के फिल्टर पेपर वहां से हम बनाते हैं। पहली तरह का फिल्टर पेपर क्या होता है? लाल लिटमस। और दूसरी तरह का क्या होता है? नीला लिटमस पेपर। नीला लिटमस पेपर, लाल लिटमस पेपर, इनका उपयोग हम किसी पदार्थ को अम्ल या अक्षार में अलग अलग करने में करते हैं। हम इस घोल का जो लाइकेन के पौधे से हमें मिला था, इसका उपयोग सीधा भी कर सकते हैं किसी पदार्थ को अम्ल व अक्षार में अलग अलग करने के लिए। और आगे पढ़ते हैं, जो लाइकेन जो पौधा था ये वास्तव में थैलोफाइटा ग्रुप का एक पौधा है। लाइकेन पौधा किस ग्रुप का पौधा है? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा क्या होते हैं? वे पौधे जिनके जो शरीर होते हैं वो स्पष्ट नहीं होते। स्पष्ट मतलब यानी उनका शरीर जड़, तना व पत्तियों में विभाजित नहीं होता। उन पौधों को हम क्या कहते हैं? थैलोफाइटा। उन पौधों के उस वर्ग को कौन सा वर्ग कहते हैं? थैलोफाइटा वर्ग कहते हैं। आइए लाइकेन के बारे में जो जानकारी ली है उसको एक बार दोबारा से देखते हैं। लिटमस सॉल्यूशन के बारे में पढ़िए। लिटमस सॉल्यूशन किससे बना? लाइकेन से बना। लाइकेन क्या है? एक सहजीवी पौधे का उदाहरण है। किस किस से बना हुआ है? जो फंगस और एल्गा से, यानी लाइकेन फंगस और एल्गा का मिक्सचर है, सहजीवी पौधा है। लाइकेन जो है थैलोफाइटा वर्ग में आता है। थैलोफाइटा किसे कहेंगे बेटा? उन पौधों को कहेंगे जिनका शरीर जड़, तने व पत्तियों में विभाजित ना हो। लाइकेन पौधे का एक घोल बना लेते हैं। उस घोल को भी सीधा उपयोग कर सकते हो आप।
किसमें? अम्ल व अक्षार बताने में। या फिर उस घोल में फिल्टर पेपर को डुबोकर दो तरह के फिल्टर पेपर बना सकते हैं, एक लाल लिटमस पेपर बना सकते हैं और एक कैसा बना सकते हैं? नीला लिटमस पेपर बना सकते हैं। जो लाइकेन का जो घोल बना वो किस कलर का होता है? पर्पल कलर का। पर्पल मतलब बैंगनी रंग का होता है। यदि वो बैंगनी रंग किसी द्रव में डुबोने से या किसी पदार्थ से अभिक्रिया कराने पर लाल रंग का हो जाए तो वो पदार्थ क्या है? अम्ल है। यदि वो बैंगनी रंग का द्रव या वो फिल्टर पेपर किस में बदल जाए? ब्लू कलर में बदल जाए, यानी कि नीले रंग में बदल जाए, तो वो दिया हुआ पदार्थ क्या होता है? अक्षारक। ठीक है, यानी कि हमारे को टेस्ट से पता लग गया कि कोई पदार्थ अम्ल है या कोई पदार्थ क्या है? अक्षारक है। इसके लिटमस पेपर स्ट्रिप के लिए एक ट्रिक भी याद रखते हैं। आपको ये याद रखना है, किसी बच्चे का नाम अनिल है। क्या नाम है? किसी बच्चे का नाम अनिल। आप इसको कैसे याद रखेंगे? अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस को, नी मतलब नीला, नीले लिटमस को क्या कर देगा? लाल कर देगा। तो अक्षारक अपने आप याद हो जाएगा। फिर से सोचिए इस ट्रिक के बारे में। अनिल का क्या मतलब है? अम्ल नीले लिटमस को कैसा कर देगा? लाल कर देगा। ये ट्रिक आपने याद रखनी है जब आप किस तरह से अम्ल व अक्षारक में विभेदन करते हो। आइए कुछ और प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होने वाले सूचकों के बारे में पता करते हैं। अगला सूचक है रेड कैबेज लीव्स एक्सट्रैक्ट, यानी कि लाल गोभी के पत्तों का रस। लाल गोभी जो होती है उसके पत्तों का रंग जो है, यानी कैसा होता है? उन पत्तों से हम अगर एक रस निकाल लें तो उस रस का रंग कैसा होगा? लाल होगा। यदि आप उसको अम्ल में मिलाते हो या अम्ल के साथ मिलाते हो तो वो लाल ही रहेगा, यानी कोई परिवर्तन उसका नहीं होगा। परंतु जैसे ही आप उसको किसके साथ मिलाते हो? अक्षारक के साथ, वो कैसा रंग देगा? ग्रीन रंग देगा, यानी कैसा रंग दे देगा? हरा रंग देगा। इसके लिए कहते हैं यदि लाल गोभी किसी अम्लीय मिट्टी में उगी हुई है तो ही वो लाल है। ध्यान से सुनना मेरी बात। यदि लाल गोभी किसी अम्लीय मिट्टी में उगी हुई है तो ही वो लाल है। यदि आपने उस मिट्टी का भी बदलाव कर दिया, यानी मिट्टी कैसी कर दी? अक्षारकीय कर दी, तो लाल गोभी जो है उसके जो पत्ते हैं उसका रंग कैसा हो जाएगा? येलोइश ग्रीन। कैसा रंग हो जाएगा? येलोइश ग्रीन। ये इसी वजह से होता है क्योंकि वो अम्ल व अक्षार के साथ अलग अलग अभिक्रिया करती है। और आगे पढ़ते हैं। टर्मरिक, हल्दी। यदि आप खाना खा रहे हो और सब्जी के अंदर हल्दी उपस्थित है और सब्जी अगर आपके कपड़ों पे गिर जाए और आप उस सब्जी को साबुन से उतारना चाहें तो वो जो हल्दी का रंग है वो लाल हो जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हल्दी एक सूचक है जो सामान्य रूप से येलो कलर का होता है, यानी कि पीले रंग का होता है। अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर उसका रंग बदलता नहीं है, यानी येलो का येलो ही रहेगा। परंतु यदि वो साबुन के साथ अभिक्रिया करता है, साबुन एक अक्षारक है, तो उसका रंग बदल जाएगा, यानी कैसा हो जाएगा? भूरे रंग का, रेडिश ब्राउन हो जाएगा। इस प्रकार हल्दी भी एक सूचक है जो अम्ल और अक्षार में विभेदन करती है। दिए हुए पदार्थ में रंग बदला तो अक्षार है, नहीं बदला तो क्या है? वो अम्ल है। बदल के कैसा आ गया? लाल भूरा हो गया, तो हल्दी एक प्राकृतिक सूचक के रूप में काम कर रही है। आइए कुछ और उदाहरण पता करते हैं। हाइड्रेंजिया। हाइड्रेंजिया एक पौधा है। इसके जो फूल होते हैं उनका हम अगर रस निकालते हैं तो वो ब्लू कलर का आता है और अम्ल और अक्षार के साथ वो अलग अलग रंग देता है। यदि हम उस ब्लू कलर के घोल को अम्ल से मिलाते हैं तो वो वैसा ही रह जाएगा। अगर हम उसको अक्षार के साथ मिलाते हैं तो वो कैसा हो जाएगा? पिंक, यानी कि गुलाबी हो जाएगा। तो आपको पता लग जाएगा, ब्लू का ब्लू रह जाए यानी नीले का नीला तो अम्ल है, नीला गुलाबी में बदल गया तो क्या है? वो अक्षारक है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। पिट्यूनिया फ्लावर्स। क्या नाम है? पिट्यूनिया फ्लावर्स। इनके जो घोल होते हैं, इनके फूलों के जो घोल होते हैं, रस जो बनता है वो रेडिश कलर का होता है, यानी लाल रंग का होता है। यदि लाल रंग वाले उस घोल को आप अम्ल से मिलाते हो तो वो पर्पल कलर का हो जाएगा। पर्पल कलर मैंने ऊपर भी बताया किस कलर को बोलते हो आप? बैंगनी रंग को। और अगर आप उसको बेस के साथ मिलाते हो, अक्षारक के साथ मिलाते हो, तो वो वायलेट बोलते हैं, हल्के नीले रंग को। आइए एक और उदाहरण है। जीरानियम। जीरानियम फ्लावर्स जो होते हैं वो ऑरेंज कलर के होते हैं, यानी उनके घोल जो बनता है ऑरेंज कलर का होता है। यदि वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करें तो वो कैसा रंग देंगे?
लाल। यदि वो अक्षारक के साथ अभिक्रिया करे तो कैसा रंग देंगे? नीला। लास्ट, ब्लैकबेरी यानी कि जामुन। जामुन के जो फल होते हैं उनका जो घोल बनाते हैं हम, वो लाल रंग का होता है। उस घोल की अम्ल और अक्षार के साथ अभिक्रिया कराने पर अलग अलग रंग आते हैं। यदि आप उसकी अम्ल से अभिक्रिया कराते हो तो वो लाल वाला ब्लू में बदल जाएगा। यदि आप उसकी अक्षारक से अभिक्रिया कराते हो तो वो लाल वाला किस में बदल जाएगा? वायलेट में। वायलेट मैंने अभी बताया था कैसे रंग को बोलते हो आप, हल्के नीले रंग को क्या बोलते हो? वायलेट। इस पूरी टेबल से आपको क्या समझना है कि सूचक वे पदार्थ हैं जो अम्ल व अक्षारक के साथ अभिक्रिया करने पर अलग अलग रंग देते हैं। उन पदार्थों को क्या कहते हैं? सूचक। टेबल में ऊपर जो लिखा है OC, इसका मतलब है ओरिजिनल कलर, यानी वो उदासीन है, ना वो अम्ल है ना वो अक्षार है, वो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं कर रहा, तब कैसा है? OC का मतलब क्या है? ओरिजिनल कलर। ओरिजिनली कैसा है वो? अम्ल से अभिक्रिया करने पर क्या आ रहा है, अक्षारक के साथ अभिक्रिया करने पर क्या आ रहा है, ये आपने यहाँ से देख लेना है। आइए कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ें। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं? वे इंडिकेटर्स यानी वे सूचक जो प्रकृति में नहीं मिलते, जिनको हम बनाते हैं, वे सूचक क्या कहलाएंगे? सिंथेटिक इंडिकेटर्स। आइए पढ़ते हैं। सिंथेटिक सूचक का पहला उदाहरण है फिनोल्फेथलीन। फिनोल्फेथलीन क्या है? ओरिजिनली कलरलेस होता है, यानी इसके अंदर कोई कलर नहीं होता। जब ये अम्लीय माध्यम यानी एसिडिक माध्यम में आएगा तो भी कैसा रहेगा? कलरलेस ही रहेगा, यानी रंग में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर आप इसको बेसिक माध्यम में यानी कि अक्षार के माध्यम में लेके जाते हो तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? पिंक। यानी कि यहाँ से क्या समझ में आया कि कलरलेस से कलरलेस रहे तो इसका मतलब वो पदार्थ कैसा है? अक्षार अम्लीय है। और अगर कलरलेस से पिंक हो जाए तो वो पदार्थ कैसा है? अक्षार की है। दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज। क्या नाम है? मैथिल ऑरेंज। मैथिल ऑरेंज का वास्तविक जो रंग होता है, यानी कि जब वो न्यूट्रल होगा, ओरिजिनल कलर जो होगा वो ऑरेंज होता है। जब उसको आप अम्लीय माध्यम में लेके जाओगे तो वो लाल हो जाएगा, और अगर आप उसको अक्षार के माध्यम में लेके जाओगे तो वो कैसा हो जाएगा? येलो हो जाएगा। यहाँ हमारा ये वाला टॉपिक खत्म होता है कि जो इंडिकेटर्स होते हैं वो अपना रंग परिवर्तित करते हैं, यानी कलर चेंज करते हैं। आपने एक बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि जो सूचक है उसका ओरिजिनल कलर कैसा है? ओरिजिनल कलर का मतलब है जब वो न्यूट्रल होगा, यानी ना अम्लीय होगा ना क्षारकीय होगा। ओरिजिनल कलर को जब किससे मिलाओ? अम्ल से मिलाओ तो रंग का याद रखना है। ओरिजिनल कलर को किससे मिलाओ? अक्षारक से मिलाओ तो याद रखना है। हमारा ये रंग चेंज होने वाला टॉपिक यहाँ खत्म होता है। आइए कुछ सूचकों के बारे में पता करते हैं जिनकी गंध में बदलाव होता है। गंध मतलब उनकी सुगंध में, उनके स्मेल में, ऑर्डर में चेंज आता है। आइए देखते हैं। पहला सूचक है हमारे पास ओनियन। ओनियन के बारे में जानते हो? प्याज को इंग्लिश में ओनियन बोलते हैं। जब हम प्याज को अम्लीय माध्यम में लेके जाते हैं तो प्याज की जो ऑर्डर है, प्याज की जो गंध है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। यानी आप एक काम करो, एक प्याज के जूस बना लो, पीस के उसको, और एक कपड़े में बांध के उसको किसी अम्लीय माध्यम में रख दो, तो उसकी जो गंध है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। परंतु यदि आप उसको किसी अक्षार के माध्यम में रखते हो तो क्या हो जाएगा? परिवर्तन होगा। यानी कि हमें यह पता लग गया, यदि प्याज की गंध में परिवर्तन हो तो वो कैसा माध्यम है? अक्षार के माध्यम है। परिवर्तन नहीं हो तो वो कैसा माध्यम है? अम्लीय माध्यम है। आइए एक और उदाहरण पढ़ते हैं। क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल बोलते हैं लौंग के तेल को। वही बात है, यदि लौंग के तेल की गंध में परिवर्तन हो तो वो माध्यम कैसा है? अक्षार की माध्यम है। यदि परिवर्तन नहीं है तो वो कैसा माध्यम है? अम्लीय माध्यम है। तीसरी बात है वेनिला इसेंस। इसेंस बोलते हैं वर्क को। वेनिला वर्क, यानी कि हम वेनिला पौधे के जो फूल होते हैं उनका वर्क बना लें, और उस वर्क में क्या करें? हम किसी अम्लीय व अक्षार के माध्यम में रख के देखें। यदि परिवर्तन होता है तो वो अक्षारीय माध्यम है, यदि नहीं होता है तो वो कैसा माध्यम है? अम्लीय माध्यम है। आप एक बात यहाँ से ध्यान रखेंगे, सिर्फ जो गंध में बदलाव आया, इन तीनों एग्जाम्पलों को याद करने की अच्छी सी ट्रिक है कि जो भी बदलाव आया है वो सिर्फ बेसिक मीडियम में आया है। अम्लीय माध्यम में इनकी गंध में कोई बदलाव नहीं आया है। यानी आपसे ये पूछा जाए कि किसी पदार्थ की गंध में
कि बदलाव कब आएगा। अपनी बुक में एनसीईआरटी में 3 एग्जाम्पल है, उन तीनों एग्जाम्पलों को आपने ध्यान रखना है कि उनमें परिवर्तन तभी आता है जब आप उनको किस माध्यम में लेके जाते हो, बेसिक माध्यम में लेके जाते हो। एसिडिक मीडियम में उनकी गंध में कोई बदलाव नहीं आता। जो गंध से सूचना दें यानी जो ऑर्डर से सूचना दें उन पदार्थों को क्या कहते हैं, गंधीय सूचक, और इंग्लिश में क्या कहते हैं इनको, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो कोई आपसे पूछे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होते हैं, तो वे इंडिकेटर जो अपना ऑर्डर चेंज कर लें मीडियम के हिसाब से, वो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर कहलाएंगे। ये 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से 3 एग्जाम्पल अपनी बुक में इनके, ऑनियन, क्लोव ऑयल और वेनिला। अगला पढ़ते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं। आर्टिफिशियल इंडिकेटर की एक और टाइप है जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, हिंदी में कहते हैं सार्वत्रिक सूचक। सार्वत्रिक सूचक यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या होते हैं सार्वत्रिक सूचक यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये एक सूचक नहीं होता। जब हम बहुत सारे सूचकों को मिला लें, अनेक सूचकों को मिला लें, तब जाके एक सूचक बनता है जिसका नाम रखा गया है क्या, सार्वत्रिक सूचक। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी या ये कैसे काम करेगा, आइए इस बारे में जानते हैं। जो भी सूचक आपने पढ़े हैं, जितने भी सूचक आपने अब तक पढ़े, वो सिर्फ ये बता रहे थे कि कोई दिया हुआ पदार्थ अम्लीय है या अक्षारीय है। ठीक है, वो जो भी सूचक थे वो ये नहीं बता रहे थे कि वो जो अम्ल है वो कितना अम्लीय है। यदि मैं 2 विलयन ले लूँ, ए भी अम्लीय है, बी भी अम्लीय है, और मैं अब तक जो सूचक आपने पढ़े हैं उनसे इसको चेक करूँ, तो मुझे ये तो पता लग जाएगा कि ए में भी अम्ल है, बी में भी अम्ल है। पर क्या ए बी से ज़्यादा अम्लीय है या बी ए से ज़्यादा अम्लीय है, ये मुझे नहीं पता लग पाता। ऐसी स्थिति में मुझे एक अलग सूचक की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है सार्वत्रिक सूचक। यानी सार्वत्रिक सूचक एक ऐसा सूचक है जिसमें बहुत सारे सूचकों को यानी बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिलाया जाता है और फिर एक सूचक तैयार किया जाता है जिसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं। एक टेबल बनी हुई होती है। सार्वत्रिक सूचक का एक उदाहरण है पीएच पेपर। क्या नाम है, पीएच पेपर। इसके बारे में हम यूनिट में आगे भी पढ़ेंगे, पर फिलहाल थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लो, अगले वीडियोज़ में इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ आपको याद रखना है कि पीएच पेपर जो होता है, इसको हम ये पीएच पेपर जो होता है इस पर अलग अलग रंग होते हैं और उन रंगों से हमें ये पता लग जाता है कि कोई भी विलयन है वो अम्लीय है और कितना अम्लीय है। तो यहाँ से एक ही बात याद रखने की है कि सार्वत्रिक सूचक क्या होते हैं, बहुत सारे सूचकों का एक समूह होता है जो हमें ये बताता है कि कोई पदार्थ अम्लीय या अक्षारीय तो है ही है, पर कितना अम्लीय है, कितना अक्षारीय है या उदासीन है। ऐसे सूचक को, जो सूचकों का समूह हो और किसी पदार्थ की अम्लीय तथा अक्षारीयता की मात्रा भी बताए, कितना अम्लीय कितना अक्षारीय है, उनको क्या कहते हैं, सार्वत्रिक सूचक, यूनिवर्सल इंडिकेटर। एग्जाम्पल क्या है, पीएच पेपर। ये घोल के रूप में या पेपर के रूप में, स्ट्रिप के रूप में, कागज़ के रूप में, दोनों रूपों में उपयोग में लाए जा सकते हैं। घोल मतलब विलयन के रूप में, कागज़ मतलब स्ट्रिप बनाकर इनका उपयोग हम कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी दे सकते हैं। कोई सुझाव हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।